गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या फैन की साउंड आपको दिख रही है क्या? सुनाई दे रही है क्या? ओके। अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या? ओके। ओके। चलो स्टार्ट कर देते हैं। कल अपन ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या किया था? मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी सीखी थी। उस पे एक आधा न्यूमेरिकल अपन करेंगे। उससे पहले अपन एक छोटी सी चीज और छोटा सा एक पैरामीटर था जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये छोटी सी एक टर्मिनोलॉजी बाकी थी अपने लिए, तो उसको थोड़ा सा देख लो। फिर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट को अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अल्फा से। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ये किस में कन्वर्ट होता है? ए प्लस और बी माइनस, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी कितना कन्वर्ट हुआ? डाइल्यूशन पर कितना कन्वर्ट हुआ है? अगर इसका डाइल्यूशन किया है, अपन ने क्या किया है? ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन यानी कि ये कंडीशन क्या है? डाइल्यूशन की कंडीशन है कि अब आप जैसे ही उसके अंदर आप वाटर ऐड करते हो तो उसमें कितने आयंस का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में वही ज्यादा काम आता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte at any concentration, molar conductivity of electrolyte at infinite dilution। बस इतना सा एक छोटा छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पे एक छोटा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। पहली बात तो ये कि लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम यहाँ पे है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या? किसी भी कंसंट्रेशन पे आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो। जहां पे आपने थोड़ा बहुत पानी ऐड किया, मतलब ऐसा कि उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं किया, मतलब हद से ज्यादा ज्यादा उसके अंदर आपने वाटर ऐड नहीं किया या उसके अंदर सॉल्वेंट आपने ऐड नहीं किया। अपन यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट। लेमडा एम नॉट क्या है आपके यहाँ पे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या अपन इसको क्या बोलते थे? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको कहीं से इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए और किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए तो उसका जो रेशियो होता है वही क्या होता है आपका? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, यानी कि वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। कब? जब आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जैसे उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो तो आयंस में कन्वर्ट होता है। अब आपने इतना सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ लिया, तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ इस डिसोसिएशन कांस्टेंट पे?
क्या यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? हाँ, मना तो कोई कर ही नहीं सकता ना। क्वेश्चन ये है कि ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये आप किसके लिए कैलकुलेट करते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और या दोनों के लिए? मेरे को ये बात बताओ बस, और विथ रीजन बताना आप कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का कैलकुलेशन अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करते हैं, या दोनों के लिए करते हैं, या किसी के नहीं करते? जनरल क्वेश्चन है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। लो मैं दूर हट जाता हूँ, दिमाग लगाओ। वीक वीक वीक, रीजन तो बताओ। जो रीजन बताएगा उसको चॉकलेट। नहीं, स्ट्रॉन्ग, क्या बात है। आयन फ्रीली मूव करते हैं, तो तो उसका क्या करें? पक्का चॉकलेट खिलाऊंगा, घर पे कुरियर करवा दूंगा कोरोना में। बस, थक गए? ध्यान से सोचो कि डिसोसिएशन, कैटायन एंड एनायन क्या, मे बी। कोई बात नहीं, छोड़ो। अभी मैं आपको आंसर दूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ मालूम था। ध्यान से सुनना इस बात पे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए अपने को दो पर्टिकुलर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। एक कोई भी आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी एनी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये तो अपने को मालूम है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या करोगे आप, जैसे ही आप उसके अंदर उस सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब ज्यादा आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप उसके अंदर एक फिक्स रिक्वायरमेंट का आप वाटर उसमें ऐड करोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत हाई स्पीड से आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके लिए आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाके भी करोगे क्या, आपको कन्वर्ट करना है आयंस में, तो आयन में तो वो पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते ही नहीं है। तो एक चीज याद रखना कि जब एनी कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों का अगर डिफरेंस है तो वो सिर्फ आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आप किसी कंसंट्रेशन पर, तो आपने नॉर्मल वाटर डाल दिया, उसके बाद में और चाहे कितना ही वाटर डाल दो उसका तो डिसोसिएशन हो चुका है, तो इन दोनों में तो कोई उस डिफरेंस आएगा ही नहीं ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है अच्छा खासा। समझ गए? ये सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान रखना इस चीज पे। सर मेरा आंसर राइट है। अरे राइट तो, वीक तो बोल दिया, मुझे ही मालूम है, लेकिन रीजन किसने बताया? ये बताओ, एक ने भी नहीं बताया। चले आगे। हाँ वेरी गुड, वेरी, कोई बात नहीं, कोई, हाँ सही है, सबका सही है, जिसने बताया वो सही है। चीज समझ गए आप? हाँ हाँ कोमल, आपने बताया बस, हटा दो इसको। ध्यान रखना, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे होता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई लेना देना नहीं है। ओके, वैसे निकालने को भले निकाल लो, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, हटा दूं, जल्दी बोलो। ओके, चलो, अपने ये डिसोसिएशन वगैरह सब कुछ हो गया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। चलो फॉर कैल्शियम क्लोराइड इतना ही याद रखो। ठीक है, फॉर कैल्शियम क्लोराइड गिवन डाटा आपके लिए क्या है? गिवन डेटा क्या है आपके लिए? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम 2 प्लस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्लोराइड माइनस आयन। ये कितनी है आपके पास में? इनकी वैल्यू आपको गिवन है, ये आपके 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्लोराइड आयन की आपके लिए दी हुई है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पर मोल होती है, ध्यान रखना, ये पर मोल होती है। ठीक है, तो बताओ आप, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड ये क्या होगी? बताओ, ये तो निकालनी है, बताओ ये कितनी होगी? सबसे पहली बात, बुक का सहारा, हेल्प नहीं लोगे, क्योंकि बुक से करोगे तो एक चीज मैं अभी पूछूंगा, उसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। बताओ। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं ही बता देता हूं। आपको मालूम है, कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन, है ना, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन। और आगे की तरफ मैंने इनकी स्टोइक्योमेट्री लिखी थी। इनकी क्या लिखी थी? स्टोइक्योमेट्री। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? याद है? तो देखो, जब भी अपन बात करते हैं कैल्शियम और क्लोराइड की, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड है, ये डिसोसिएट हुआ होगा अपने आयंस में। किस में कन्वर्ट हुआ होगा? अपने आयन में। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप कैल्शियम क्लोराइड आप मार्केट से लेके आओगे, उसमें पानी डालोगे तो वो टोटली डिसोसिएट नहीं होगा। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा, नहीं, किसी का भी मैच नहीं है। चलो देखते हैं अभी क्या है। ध्यान से देखना, इस तरह की क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री का एक रूल याद रख लो आप। सबसे पहली बात, जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करते हो, उससे पहले उनका बेसिक डेटा आपके पास में होना चाहिए। बेसिक डेटा का मतलब, अगर यहाँ पे मैं कैल्शियम क्लोराइड की डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं, तो कैल्शियम क्लोराइड अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ होगा, तो उसकी रिएक्शन आपको लिखी हुई होनी चाहिए, या आपको लिखनी आनी चाहिए पूरी। आपको बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, आयनिक फॉर्म में, चाहे मोलर कंपाउंड की फॉर्म में, कोई भी अगर उसके अंदर वैल्यू अगर आपको अगर रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप इक्वेशन की फॉर्म में पहले लिखोगे अच्छे से। कैल्शियम क्लोराइड को डिसोसिएट करते हो उनके आयंस में, तो वो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम 2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। ये तो मालूम है आपको, ये तो मालूम है ना आपको। अब इसको बैलेंस करो, कैल्शियम 2 प्लस हो गया, और क्लोराइड कितने हो गए? 2 आयन है, तो क्लोराइड 2 आयन हो गए, कैल्शियम का एक ही था। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। जब बैलेंस इक्वेशन हो गई, तो आप देखोगे
कि इस फॉर्मूले के अंदर की वैल्यू पुट कर दो। आपको क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू, देखो ये कैटायन की बात है तो ये कैटायन है, कैटायन के नंबर्स कितने हैं, कि कैटायन का नंबर 1 है तो 1 इनटू इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी क्या है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, प्लस क्लोराइड कितने आयन है यानी कि म्यू, म्यू माइनस क्या है आपकी स्टोइकोमेट्री किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो 2 इनटू क्लोराइड आयन का आपके मोलर कंडक्टिविटी क्या है 67, दिख रहा है ना 67.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लो और क्या है, इसको इसको ऐड मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ ऐड कर लेना, तो आपका आंसर अप्रोक्स आएगा कितना 271, कितना आएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इतना ही आ रहा है, हाँ 271.6, ये आपकी क्या आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी किसकी, क्लोराइड की। अब देखो क्या इस चीज को समझे, क्या इस चीज को समझे आप, क्या इस चीज को समझे आप, कोई बात नहीं, देखो बुक से किया होगा आपने तो खराब है, अगर आपने दिमाग लगा के किया है, भले ही गलत किया हो कोशिश की है तो वो बहुत बढ़िया है। इस चीज को ध्यान से देख लो, आपके एग्जाम्पल जो बुक में लिखा हुआ है उसमें इस तरह से नहीं किया हुआ है, तो आपको इस तरह से करना आना चाहिए। मेन आपकी मेन चीज क्या है कि उस फॉर्मूले के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने होनी चाहिए, और वो सामने होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और उस इक्वेशन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसके कितने आयन है। हाइपोथेटिकल दिमाग सीधा मत चलाओ, आप किसी भी चीज को धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तो आंसर सही आएंगे। ऐसे नहीं गड़बड़ी के अंदर जल्दी जल्दी कर लो, ये 2 भूल जाएगी, कोई कोई कैल्शियम 2 प्लस को इसको डबल कर देता है, कोई इसको सिंगल रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान रखना है इसको कभी भी कैलकुलेशन करो तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, मैंने इसकी कैलकुलेशन सीधी यहीं से लिए, डाटा सीधा यहीं से उठाया मैंने। ओके समझ गए, समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं सीधे सीधे, तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और दे दूं, ओके हटा दूं, सब समझदार हो। अगर आपको पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो आप सीधा निकाल सकते हो, उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर। अब क्वेश्चन आपका आ जाएगा कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, ये आपको कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपके गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है आपके लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, क्या क्या दिए हुए, हाँ NaCl, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड ऑफ सोडियम डेरिवेटिव फॉर एसिटिक एसिड, यानी कि सोडियम एसिटेट बोल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl। अब इस क्वेश्चन को आप करो, न्यूमेरिकल आप कर लोगे, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। 126.4 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 91, इसकी वैल्यू दी हुई है आपके 425.9, ठीक है। अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए देखो आपको एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू किन की दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स की, किसी एसिड की, कोई आपके मॉडरेट आपका सॉल्ट है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करो, प्लस माइनस करके एडजस्ट करके, कि आपके साथ आपके सामने ये आ जाए। आप क्या करोगे बताओ, मैं कहता हूं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दूं, तो आप बताओ ऐसे कर सकते हो, प्लस माइनस करना तो आता है ना आपको। साइमंस मत लिखो, 5 दिखता है तो फिर क्या लिखूं बताओ, फिर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, उसका मैं क्या करूं, ठीक है। लो
बस ये इसकी यूनिट है। अब ब्रैकेट में लिख दिया, वो गलत कर दिया मैंने, वैसे आप समझ जाना, ठीक है। अब ध्यान से, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको देखो CH3CO माइनस और H प्लस की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अगर देता तो उसको आप ऐड करते। लेकिन अगर आपको इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉल्ट की अगर मोलर कंडक्टिविटी दे दे तो आपको दिमाग लगाना है कि इनमें से क्या ऐड करें क्या माइनस करें कि मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाए, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। बस अगर मैं मान लो ऐसे बोलूं अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक सोडियम एसिटेट, इसके साथ में अगर ऐड कर दूं मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर HCl, इन दोनों को ऐड कर देता हूं और इसमें से क्या ऐड निकाल दूं मैं, इसमें से मान लो Na निकाल दूं और इसमें से Cl निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, CH3CO माइनस और H, एसिटिक एसिड बन गया। समझ गए ना। इसका मतलब मैं इसमें से माइनस कर सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaCl। आपके पास में देखो NaCl की वैल्यू दी भी है, NaCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, सोडियम एसिटेट दिया हुआ है। तो फॉर्मूले को इस तरह से अरेंज कर दो कि आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपको निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। क्या करना है इसमें, इन दोनों को ऐड नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या करोगे, 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, आंसर आ जाएगा। क्या इतना सा काम कर सकते हो आप। इसका आंसर है आपके मैं बता देता हूं यहाँ पे 390.5 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हाँ साइम, ओके, ये इसकी मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। ये अब तो 5 नहीं लग रहा। क्या इतना कर सकते हो। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो वो आयनिक फॉर्म में मोलर कंडक्टिविटी दे देगा, तो जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उस तरह से आपको ऐड करना है, या माइनस भी करना पड़ जाए बाई चांस, या इस तरह के अगर आपके पूरे कंप्लीट सॉल्ट की अगर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे दे तो आप उनको प्लस माइनस करके इस तरह से फॉर्मूला सबसे पहले अरेंज करोगे। ऐसा क्या करें कि मेरे को ये वैल्यू, मेरी ये वैल्यू निकल जाए, बस और कुछ नहीं करना। क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ लिया। अब मैं एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, जनरल क्वेश्चन पूछ लूं आपसे इसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने लिखी है इनमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, जो होना नहीं चाहिए लेकिन वो भी हो रहा है। ऐसे दिमाग चलाना सीख जाओगे ना तो साइंस पढ़नी आसान हो जाती है, बस और कुछ नहीं। Na2, Na2 क्या है, Na2 मैंने क्या लिखा है Na2, अरे दिमाग का यूज करो। देखो, जब मैंने नई क्लास शुरू की थी तो आपको एक चीज बताई थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सिर्फ और सिर्फ किसका कैलकुलेट किया जाता है, अगर मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जब भी बात की जाती है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए की जाती है। मेरे को बात बताओ, क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मेरे को बात बताओ, क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो मॉडरेट है मान लियो, इसको तो चलो अपन मान लेते हैं कि वीक टाइप का है, लेकिन वीक नहीं होता है, मॉडरेट होता है, ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं होता तो वीक भी नहीं होता है ना। तो मेरे को आप बताओ, मैं यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, जबकि ये वीक है ही नहीं, तो भी मैं यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात क्यों कर रहा हूँ। क्या ये किसी ने सोचा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तो बात अपन सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वीक ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपको सफिशिएंट अमाउंट में आप पोलर सॉल्वेंट ले लोगे तो उसके अंदर तो उसके आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, उसके बाद में तो आप चाहे कितने वाटर उसके अंदर ऐड कर दो उसके अंदर आयन में कोई ज्यादा मतलब मैक्स नंबर्स होंगे वो इंक्रीज थोड़ी ना होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो जब भी अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन की बात आ जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
तो अपनी मजबूरी होती है कि अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी एज ए मतलब मोलर कंडक्टिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी अपने को लेनी पड़ती है, ठीक है ना। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ये तो मॉडरेट हो गया, मान लो ये और ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि आप मतलब स्टैंडर्ड जो कंडीशन पर आप लैब के अंदर इनकी वैल्यू पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं, बाकी इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो ना, मैक्सिमम कितनी कंडक्टेंस पर्टिकुलर पर मोल आपका आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, वो पहले से आपके पास में गिवन डेटा होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा लिखा है, ना कि इनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करने का आपको कोई तरीका बताया मैंने यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो स्टैंडर्ड वैल्यू पहले से कैलकुलेट की भी होती है, ये आपको दे के रखेगा, जबकि रियल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना, बस इनको निकालने की जरूरत नहीं होती, बस ये आपके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, निकाल के पहले से दे दी जाती है बस। बाकी लिए इसके लिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की जाती, क्योंकि इनकी वैल्यू तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं भी लिखता ना तो इसकी कोई ना कोई कंडक्टिविटी होती उसकी, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लेकर आप उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते। लेकिन इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का यूज करके आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करते हो। अगर यहाँ पे मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं लिखूं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन और नॉर्मल डाइल्यूशन पर आपकी वैल्यू मिसमैच हो जाती है, इसलिए अपन यहाँ पे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेते हैं, वहां पे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कैलकुलेशन करते हैं, बाकी कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है ना। चलो क्या यहाँ पे सारे क्वेश्चन आ गए समझ में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, कर लोगे। ओके चलो हटा रहा हूं मैं इसमें। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कर दें। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, इस टाइप के अपने को सेल की बात करनी है जो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है। कैसा सेल होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, जहां पे आपको आउटर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। किसका रिक्वायरमेंट होता है, आउटर फोर्स। किसकी, आउटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको बाहर से बैटरी का यूज करना ही पड़ेगा। आप बैटरी का यूज करके आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अगर आप बैटरी का यूज नहीं करते हो तो वहां पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन ने देखा था, डेनियल सेल का एग्जांपल देखा था कि जो भी प्रोसेस था वो सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोड करते थे, वहां पे आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, सारे सॉल्वेंट होते थे, अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते थे, करंट का फ्लो होता था, आयंस इधर उधर मूवमेंट करते थे और आपका सिस्टम चलता था। लेकिन यहाँ पे क्या करने, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपके नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल जो अपने आप नहीं चलते, उनको चलाने के लिए आपको आउटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आउटर फोर्स यहाँ पे क्या होता है, बैटरी होती है। क्या होती है, बैटरी, बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लो, ये चलो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए अपन एक रूल पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फेराडे रूल। क्या पढ़ते हैं उसको, चलो फेराडे रूल से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस समझाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। सेम ही चीज है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ चुके हो आप, कि आपके पास में एक सेल है, ठीक है, इस सेल को एक ही कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके पास में एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है और एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हैं, इनर्ट हैं, और इनके बीच में आपने बैटरी लगा दी, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये आपका एनोड है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये आपका क्या है, कैथोड है। ये क्या है, एनोडिक पार्ट है और ये कैथोडिक पार्ट है। अब सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या भर रखा है, मान लो सॉल्यूशन दोनों के अंदर एक कॉमन सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन सॉल्यूशन का बात क्या है, मैं इसके अंदर आपके NaCl भर देता हूं। क्या भर देता हूं, NaCl इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट की बात वैसे थी, ये मोल्टन स्टेट लानी बहुत मुश्किल है। मोल्टन स्टेट लानी इसलिए मुश्किल है क्योंकि NaCl को आपको पिघाल करके इसके अंदर डालना है, और ये बहुत मशक्कत वाला काम। आप घर पे भी ट्राई कर लेना, नमक को पिघालना, नहीं पिघलेगा वो, है ना। अब आप देखते हो कि एनोड का काम क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होके एनोड से इधर की तरफ, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये कैसे इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट है, ध्यान रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है।
अब सोल्यूशन जो लिक्विड जो मोल्टन स्टेट में जो NaCl है, NaCl में क्या क्या चीज है, एक तो है आपका Na+ और एक है आपका Cl-। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा करेगा, और इधर की तरफ आप देखा होगा जब पॉजिटिव क्लाउड इकट्ठा हो जाता है तो इधर की तरफ Cl- इधर की तरफ मूव करेगा। तो आप देखोगे कि एनोड पे हो क्या रहा है, एनोड पे हो क्या रहा है, एनोड पे हो क्या रहा है, वही सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पे आप बैटरी उल्टी कर दोगे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अपने को वही देखना है जो एनोड का काम है वो एनोड ही कर रहा है, कैथोड का काम है वो कैथोड ही कर रहा है। यहाँ पे अपन बैटरी को चेंज नहीं कर रहे हैं, बैटरी को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन आपके कोर्स में इतना डिटेल में है नहीं, तो अपन नॉर्मल जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसी की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा इंक भर दूं। आप मेरे को इसकी एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन लिखो कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, मेरे को ये बात बताओ। रिएक्शन लिखो, सबको लिखनी आती है, लिखो। एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, जल्दी लिखो। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं देख लेता हूँ। एनोड पे क्या होता है ये तो बताओ। एनोड पे होता है आपके ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब मेरे को बात बताओ, आपके पास में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयन है, एक नेगेटिव चार्ज वाला Cl आयन है और एक पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम आयन है। तो इन दोनों में से बताओ इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, इतना से बता दो मेरे को, अपने आप पता पड़ जाएगा कैथोड पे क्या होगा एनोड पे क्या होगा। एक आपके पास में है सोडियम आयन, सोडियम मेटल नहीं है, ध्यान रखना, सोडियम आयन है जो पहले से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, ध्यान देना। और एक है क्लोराइड आयन, क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड आयन है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। अब इन दोनों में से बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इतना बता दो मेरे को। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है, और वो भी पता नहीं यूं ही लग गया आंसर के होता है। हाँ, कोमल ने भी सही दिया आंसर। मेरे को एक बात बताओ, चलो आपको एक स्पेशल चीज बताता हूं अभी। एक गिरगिट देखा है ना आपने, गिरगिट एक ही है जीव, 50 तरह से रंग बदलता है ना, उसकी कोई प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है ना। हाँ, दीक्षित ने सब देखे हैं। अब यहाँ पे एक जनरल चीज बताता हूँ, इसको आप कहीं पे दूसरी जगह नोट डाउन कर लेना है या दिमाग में नोट डाउन कर लेना है, ये कोई ऐसे नोट्स बनाने वाली चीज नहीं है ना। ध्यान देना इस चीज पे। एक आदमी है ए, इस चीज को ध्यान से सुन लेना, ये जिंदगी में और केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबके लिए मिसमैच होता है एक ही चीज के बारे में। अब इस ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया और A+ बना लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और एक एलिमेंट है ये जो A+ है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करना मतलब A2+ बनाना। मेरे को बात बताओ, ए से जब A+ आ रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और इधर A+ से वापस A2+ में जा रहा है, यानी कि इसका मतलब अपन यहाँ पे A+ नहीं लिख दें, यहाँ सीधा A ही लिखें। यहाँ पे टोटल करके ये 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है ना। कौन सा प्रोसेस मुश्किल है, या दोनों प्रोसेस सेम है।
बताओ। हाँ, A2+ बनना मुश्किल है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से लॉस कर चुका है, अब उसको क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर, तो वो बहुत मतलब उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने में, करना पड़ेगा ना। अब इसी प्रोसेस का मैं जस्ट उल्टा पूछता हूं आपसे, अगर मान लो मैं कहता हूं A+ को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, क्या करवाना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और इसको A में कन्वर्ट करना है, और वही A+2 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के प्लस करवाना है, और उसको ए में, या 2 इलेक्ट्रॉन मानो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन मानो चाहे कुछ भी मान लो, यानी कि आप गेन करवाने वाली बात है। यहाँ पे जो भी सिस्टम था ये लॉस करवाने वाला सिस्टम था, यहाँ पे ये जो भी सिस्टम ये गेन करवाने वाला सिस्टम है। अब इसमें बताओ इन दोनों में फर्स्ट प्रोसेस इजी होगा या सेकंड प्रोसेस इजी होगा? आंसर पहले वाले में ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, अब आंसर दे रहे हो, अब इस चीज को समझे क्या आप? सेकंड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि एक आदमी को पहले से लूट के भिखारी बना दिया, अब उसको और क्या लूटोगे, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि उसके पास जो भी थोड़ा कुछ बचा है उसको भी उसको अब छीनना मुश्किल है, क्योंकि मेन जो भी उसके पास होता है वो आपने पहले ही उस प्रोसेस के अंदर आपने छीन लिया। वही बात सेकंड जब प्रोसेस की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपने पास में कुछ बचा ही नहीं है, तो अब उसमें से और इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना यानी कि बहुत मुश्किल बात है। अब इस प्रोसेस का जस्ट उल्टा करते हैं, अपन सिंगल एक पॉजिटिव चार्ज वाले आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, क्योंकि वो इस प्रोसेस के थ्रू इस प्रोसेस में आया था इजीली, तो वापस इस प्रोसेस में वो जाना ही नहीं चाहता। जाना चाहता है क्या, वो जाना ही नहीं चाहता। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, जो प्रोसेस यहाँ पे मुश्किल हुआ था, मतलब भिखारी से और ज्यादा इसको यहाँ पे और मतलब भिखारी बनाया जा रहा है। तो आप मानोगे कि अगर इस बंदे को, यानी कि जो पहले से लूट चुका है, उसको अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो जल्दी से जल्दी लपेटेगा कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो भी है लेके आओ, जल्दी लेके आओ मेरे को दो। यानी कि सेम ही प्रोसेस में जब उसमें से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो वो प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात आती है, मतलब मैक्सिमम चार्ज वाली जो भी स्पीसी होती है वो पहले से ही डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉनिकली इतनी ज्यादा डिफिशियंट हो सकी है कि अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक आधा पाव जो भी ऐड करोगे ना वो उसके अंदर ऐड जल्दी से हो जाएगा। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सेकंड वाला प्रोसेस इजी प्रोसेस है, समझ रहे हो ना। यानी कि पहले से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब उसमें और पॉजिटिव चार्ज लाना मुश्किल है ना। समझे क्या इस चीज को? समझे क्या? यस 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 यस, वेरी गुड, इतना ही तो समझना था। अब इसी प्रोसेस का मैं उल्टा करता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज की बात थी, अब नेगेटिव वाली बात है। एक स्पीसी है बी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करके B- बना दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तभी तो B- बनता है। अब इस B- में से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, B2- बनेगा। मेरे को बात बताओ, इससे इसमें जाएगा, ये इजी होगा या ये इजी होगा, फर्स्ट वाली प्रोसेस इजी है या सेकंड वाला प्रोसेस इजी है? एक आधा रुपया तो मतलब थोड़े बहुत पैसे तो कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई बोरा भर के लाके दे दे, ले इसको ले लेके घूमता रहे, तो वो मुश्किल है ना। हाँ, फर्स्ट वाला प्रोसेस वो इजी है। अब फर्स्ट वाले प्रोसेस में पहले से नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में पहले से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन और रखने को कहोगे, वो कहे यार पहला वाला इलेक्ट्रॉन है मेरे पास यूं फ्री पड़ा है जो मेरे को दुख दे रहा है, अब और इलेक्ट्रॉन आप मेरे में ऐड करवाओगे तो मैं उस इलेक्ट्रॉन को रखूंगा कहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट वाला प्रोसेस आपका क्या है, इजी प्रोसेस है। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दो आप, अगर आप कोई स्पीसी है नेगेटिव चार्ज वाली, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को निकाल करके उसमें से क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन निकालते हो और वो उसको न्यूट्रल स्पीसी बनाते हो। और अगर दो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हो और उसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, मतलब न्यूट्रल स्पीसी, या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो कौन सा प्रोसेस इजीली होगा? ये कह रहा है कि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालो मत निकालो मेरे में ज्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये कह रहा है भाई मेरे पास तो दो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो रोज मेरे को दुख दे रहे हैं, एक आधा तो ले जाओ, दोनों ले जाओ तो बढ़िया, एक आधा तो ले जाओ। यानी कि इसमें सेकंड जो प्रोसेस है ये इजी है, इसका फर्स्ट प्रोसेस इजी है,
क्या इस चीज को समझ गए आप? वेरी गुड। अब इस चीज को समझ गए ना, इसको कहीं पे या तो इस तरह से आप लिख लो जो बाद में कहीं काम आ जाए। बाकी मैं तो समझाया है, बस ऐसा कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं है, बस समझाने का तरीका है, ठीक है ना। अब यहां पे बात आई, सबके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सबको सच बात है। अब जो बेचारा पहले से ही डोनेट कर चुका है, अब वो और क्या डोनेट करेगा? करेगा क्या? अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाता हूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे आ जाता हूं। अब मेरे को बात बताओ, ये पहले से ही मतलब भिखारी बन चुका है और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। अब इसके पास में खोने के लिए कुछ है या इसके पास में खोने के लिए कुछ है? फर्स्ट वाले पे खोने के पास कुछ है या सेकंड वाले पे खोने के पास कुछ, सेकंड वाले के पास कुछ खोने को है? अबे सेमी मेटल ऐसे अजीब अजीब वर्डों का यूज मत करो, आप आपको सारे सिखा दूंगा मैं। ये बेसिक चीज समझ जाओ पहले। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिक्स करते हो तो उसका कोई रीजन होता है। आप कहते हो कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मैं कह रहा हूं मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। समझ रहे हो ना इस बात को? मैं कहता हूं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेकिन मैं ये भी बोलता हूं नॉन मेटलिक आयन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। उसका रीजन मैंने बता दिया आपको। क्या ये समझ गए चीज? क्या दिमाग में कुछ बैठा, पल्ले पड़ी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मेरे को बात बताओ, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी कि एनोड पे रिएक्शन किसकी होगी? सोडियम आयन की होगी या क्लोराइड आयन की होगी? जिसके पास में लॉस करने के लिए होगा वही तो एनोड पे रिएक्शन करेगा। यानी कि देखो यहाँ पे Cl माइनस होगा, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। यानी कि ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो दो इलेक्ट्रॉन की लॉस दो क्लोराइड आयन करेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, वेरी गुड। बस पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं 4 4 5 5 साल, लेकिन ये चीज कभी कोई ध्यान नहीं देता। अब समझ में आ गया? ऐसे के ऐसे। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है कि नहीं होता है? गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। गेन कौन करेगा? जो पहले से लुटिया डूब चुकी है उसकी, वही तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? ये Na प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम मेटल में। अब ये मेटल है, ये मेटल का आयन था, ये क्लोराइड गैस बन चुकी है अब तो। मतलब एक क्लोरीन एटम एटम की बात करते हैं, ये आयन था। तो मेरे को बात बताओ, कैथोड पे तो हुआ क्या है? सोडियम का फॉर्मेशन। एनोड पे क्या हुआ है? क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन। ये क्या है? क्लोरीन गैस। ये सोडियम क्या है? सोडियम मेटल है, सॉलिड है। तो एनोड पे क्या हो रहा है? क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई गैस आके डिपॉजिट तो होगी नहीं, यानी यहाँ पे एनोड के ऊपर से यहाँ से आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई मिलेगी। समझ रहे हो आप? अरे 10th में तो बहुत कुछ बताया था, याद हो तब ना। अब मेरे को बात बताओ, सोडियम प्लस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ पे सोडियम ऐसे नहीं है कि Na2 गैस निकलेगी। सोडियम एक मेटल है, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिपॉजिट। यहाँ पे तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगी और एनोड पर से क्लोरीन गैस निकलेगी। कई बार ये भी वो पूछ सकते हैं, विच ऑफ द गैस इज लिबरेटेड एट, विच गैस इज लिबरेट इन दिस प्रोसेस, ऐसा पूछ सकते हैं विच गैस। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन देखो एक छोटी सी बात इस पूरे प्रोसेस के अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे अपन ने NaCl को मोल्टन स्टेट में लिया है। किस स्टेट में लिया है आपने? मोल्टन स्टेट में। मतलब इसके NaCl के अंदर आपने वाटर ऐड नहीं किया। ध्यान देना, अगर वाटर ऐड करते तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ और भी हो सकती है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है? दिख रहा है क्या?
मेटल इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं अपन यहाँ पे। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में अपने को ये देखना होता है कि आयंस का फ्लो कितना हो रहा है, ये कौन सा आयन कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए अपन एक चीज को अपन इनर्ट मान लेते हैं, उसका उस प्रोसेस के अंदर रोल जीरो मानना पड़ता है। इसलिए अपन यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड, आप चाहे तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का ले लो, आप चाहो तो इनर्ट इलेक्ट्रोड पैलेडियम का ले लो, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब बहुत कम रिएक्शन करते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा टाइम है। क्या ये चीज समझ गए आप? क्या ये चीज समझ गए? चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये हटा दूं। आप चाहो तो इसकी टोटल नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो। नेट सेल रिएक्शन लिखोगे आप? चलो नेट सेल रिएक्शन लिखो इसकी, मैं नीचे कर देता हूं। इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या होगी? नेट सेल रिएक्शन देखो, अगर यहाँ पे अगर इस टू इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना हो तो इसको टू करो, इसको टू करो, इसको टू करो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको इससे कट कर दो। 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस कन्वर्ट इनटू 2Na प्लस Cl2 गैस। इस Cl2 के आगे 2 मत लिख देना, ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। ओके, ये सॉलिड है, मेटल है। ओके, ओके, वेरी गुड। चलो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हटाता हूं मैं इसको। क्वेश्चन ये है, आपको एक डायग्राम बना के देते हैं। ये आपके पास में एक डायग्राम है, इसमें मेरे को एक बात बताओ, एनोड और कैथोड पे क्या लिबरेट होगा और क्या आपके ऐड होगा? लिबरेट होगा, कौन सी गैस बनेगी? ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, बैटरी लगाई हुई है, और इसके अंदर आपने ऐड क्या कर दिया? हाँ, इसके चलो ये सिंपल एग्जांपल बता दो। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया है? एक्वस सॉल्यूशन। और आपका जो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो वाटर है वो लिमिट में है, क्या है? लिमिट में है। लिमिट मतलब जितना उसको चाहिए उतना आपने वाटर यहाँ पे ऐड किया है, और कुछ नहीं। जितने आयन बनने चाहिए उससे ज्यादा आपने वाटर ऐड नहीं किया। अब मेरे को आप बात बताओ कि इस प्रोसेस के अंदर एनोड और कैथोड पे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस करेगा। लॉस किसका करेगा? इलेक्ट्रॉन का करेगा, है ना। ऐसे कैसे? कैथोड की रिएक्शन बताओ मेरे को, कैथोड पे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, पानी ऐड करके इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और विदाउट वाटर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, Cl2 गैस एनोड पे लिबरेट होगी, बताइए ना अभी, है ना। कैथोड पे क्या होगा आपके? ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा आपके? रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। देखो इतने सारा मैंने डाटा दे दिया आपको, इतना सारा लिख दिया आपके लिए। अब मेरे को बात बता दो उस पे होगा क्या? जल्दी बता दो मेरे को होगा क्या? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आप हेल्प लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी हेल्प लो। बुक में अगर आपके पास में लिखी हुई हो, नहीं तो यहाँ पे आपको गिवन फॉर्म में भी दे सकता है, डेटा आपको गिवन भी दे सकता है, ठीक है।
अब डेटा मेरे पास तो गिवन है नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कोई जरूरी नहीं है यही आए, दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनको कैसे करोगे। नहीं बता रहे। Na का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अरे यार, Na का ऑक्सीडेशन होगा, क्यों? पहली बात तो तुमने ऑक्सीडेशन ही गलत लिखा है। अरे Na यहाँ पे किस फॉर्म में है, इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें मतलब एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। एक एक्वा सॉल्यूशन है मतलब इसके अंदर वाटर है, वाटर में H प्लस होता है और OH माइनस होते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इन दोनों का काम है ऑक्सीडेशन करना। क्या काम है इनका, ऑक्सीडेशन। इन दोनों का काम क्या है, रिडक्शन। क्या काम है इसका, रिडक्शन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दो चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, दो चीजें रिड्यूस हो रही हैं, दोनों तो होंगी नहीं, क्योंकि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बहुत ज्यादा अंतर होगा वही तो होंगे। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। दोनों का तो नहीं होगा ना। बताओ बताओ, बताओ जल्दी बताओ। नहीं समझे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है, हाई। यानी जिसका रिडक्शन होने की पावर मैक्सिमम होती है, यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। अब इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वही तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। अब ये, नहीं 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 नहीं, देखो अब क्या होता है, कश्यप थोड़ा बहुत सही बताया है लेकिन पूरा सही नहीं है, तो अभी देखो ध्यान से दो। इनके रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी हुई, अगर देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो लो, अगर यहाँ पे अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, अगर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा होता ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा होता ना तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता, हाई होता। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, मैग्नीट्यूड एक दूसरे का उल्टा होता है, नेगेटिव साइन चेंज होता है बस। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका उल्टा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। इसलिए मैं तो दोनों चीजें एक साथ नहीं लिखवाता हूँ, इसलिए मैं प्लस माइनस हाई लो में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं इस चीज को हटा ही देता हूँ आपके। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका रिडक्शन होता है। अब क्या होता है कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको दी हुई हो तो आप देख लोगे कि इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि इन दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लो होगा। इन दोनों में से जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो एनोड पर रिएक्शन कर देगा। यानी कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो क्लोरीन आयन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस। यानी OH माइनस के रिस्पेक्ट में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कम। तो आप क्या करोगे कि Cl माइनस होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 गैस में। ये वैल्यू आपको दी हुई होगी, अगर नहीं भी दी हुई होगी तो वो बोल के बताएगा आपको। ठीक है, मेरे पास अभी वैल्यू नहीं है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बुक के अंदर पूरी लिखी हुई है या तो पूरी याद कर लो, अगर पूरी याद नहीं हो तो थोड़ा बहुत आपको डेटा वो देख के रखेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए नेगेटिव चार्ज वाली दो स्पीसीज थी,
तो इनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका क्या हो जाएगा, आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे क्लोरीन का हो गया। अब कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। अब इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज मोर देन या विद रिस्पेक्ट टू सोडियम आयन। ये थोड़ी सी मतलब थ्योरेटिकल डाटा है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी की पूरी आप याद रखो। तो आपको मालूम पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का ज्यादा होता है, और इसका क्या होता है, इसका तो नेगेटिव में होता है, हाइड्रोजन का तो जीरो होता है। जीरो जब बड़ा है या नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, जीरो बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिडक्शन किसका करते हैं, रिडक्शन करते हैं अपन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, ठीक है ना। आप देखोगे कि एनोड पे तो क्लोरीन गैस का लिबरेशन हो रहा है, ये क्लोरीन गैस क्या होती है, लिबरेट हो रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। जब अपन यहाँ पे एक्वस नहीं ले रहे थे तब रिएक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंट था, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, वाटर किसमें, लिमिटेड अमाउंट में, ध्यान रखना लिमिटेड अमाउंट में है, तो आप देखोगे कि एक पे गैस लिबरेट हो रही है Cl2, एक पे गैस लिबरेट हो रही है हाइड्रोजन। अब Cl2 कहाँ पे लिबरेट होगी, एनोड पे, तो यहाँ से एनोड के ऊपर से धुआं निकलता हुआ दिखेगा क्लोरीन गैस का, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस का। धुआं नहीं होता है वैसे ही, तो ये कलरलेस गैसें होती है दोनों को दोनों, लेकिन आपको थोड़ा लगेगा, फील होगा कि यहाँ से कोई गैस लिबरेट हो रही है। समझ गए, ये ऊपर हो गया क्या, यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अभी भी ऊपर हो गया क्या, हल हो गया ना, सही है। यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होती है, क्लोरीन गैस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस। क्या समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आई। वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। या तो आपको वैल्यू दे के रखेगा, अगर वैल्यू, अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ना है क्लास में, या लोगों के सामने थोड़ा अपनी बतानी है कि हम इतने ज्यादा केमिस्ट्री के बड़े ज्ञाता हैं, तो आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से पढ़ लो। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, उनके सीक्वेंस को, चाहे आप कोई भी न्यूमेरिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, या कोई ट्रिक बना सकते हो जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। मेरे को याद है, मेरे को पूरी पीरियोडिक टेबल याद है इस तरह से। बहुत सारे एलिमेंट आगे पीछे होते हैं, लेकिन अब उनकी जरूरत रहती नहीं है, हमने तो बैठ बैठ यूं ही याद कर ली थी, कोई उसका ज्यादा इतना रोल नहीं है। रिपीट करूं, रिपीट करने का बस यहाँ पे इतना ही रोल था कि NaCl जब मॉल्टन स्टेट में था तो आपके पास में सिर्फ दो टाइप के आयन थे, एक पॉजिटिव Na प्लस था और Cl माइनस था। तो सीधे सीधे मालूम है कि क्लोरीन इधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव Na प्लस उधर की तरफ मूव करेगा, है ना। लेकिन जब अपन ने एक्वस फॉर्म की बात करी, एक्वस का मतलब इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, वाटर भी कितना लिमिटेड है, जितना इसको रिक्वायरमेंट है इसके आयंस का फॉर्मेशन करने के लिए। तो अब आप देखोगे कि NaCl Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, और वाटर होता है वो भी H प्लस और OH माइनस आयन देता है ना। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है, लेकिन अब ऑक्सीडेशन हो किसका, इलेक्ट्रॉन लॉस करे कौन, यहाँ पे दो दो स्पीसीज हैं, एक Cl माइनस है और एक OH माइनस है। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों करेंगे, दोनों तो नहीं करेंगे, कोई एक करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, एक ही बात है। तो आप देखोगे कि इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वही तो ऑक्सीडाइजेशन, उसी का तो ऑक्सीडेशन होता है, आपको मालूम है ना। जब फर्स्ट क्लास में ली थी अपन ने, फर्स्ट या सेकंड क्लास ऐसा कुछ था, तब अपन ने देखा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। अब दोनों चीजों को मत रखो, एक चीज याद रखो आप, लो सर इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, बताते हैं शांति रख, इसकी नेट सेल रिएक्शन है क्या, कुछ नहीं है। अब इन दोनों में से आपको मालूम पड़ेगा कि Cl माइनस होता है वो पीरियोडिक टेबल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें बहुत नीचे होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, और OH थोड़ा सा ऊपर होता है। तो आपको मालूम है कि जो लो डाउन साइड में होता है उनका क्या होता है, आपके ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो इसका होगा आपके ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो ये इस तरह से रिएक्शन कर जाएगा। अब बात आती है कैथोड पे, कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन के लिए आपके पास दो दो पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज में से किसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो।
अब इन दोनों में से देखा गया है कि सोडियम आयन का जो ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है, और H प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। आपको मालूम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपन ने पढ़ा था ना। तो इसका क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जीरो वाले की वैल्यू ज्यादा है तो इसका क्या कर देते हैं अपन, रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन। इसकी नेट सेल रिएक्शन देख लो, ये प्लस का कट गया, माइनस का कट गया, 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस इज कन्वर्ट इनटू Cl2 गैस प्लस H2 गैस। कई बार ये लग रहा होगा यहाँ माइनस लिखा होगा, उधर लिख प्लस लिख दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया? देखो 10 बज गए हैं, क्लास ओवर करनी है मेरे को, चले? कोई प्रॉब्लम हो तो? वैसे अब आपकी, वैसे तो एक ही क्लास छोड़नी थी मेरे को, लेकिन अब क्या करें, 2 क्लासें और बचेगी आपकी। ओके, हाँ, हैव ए नाइस डे।